Hello friends, welcome to our channel. I can teach this point myself Nisha and I'm working in a केंद्र विद्यालय. फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं सीटेट फेब 2026 के नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर हम सीडीपी के क्वेश्चंस करेंगे. और इससे पहले मैं ऑलरेडी 6 पार्ट्स डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको दिए हैं. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. सो लेट्स बिगिन. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज़ लाइकली टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट. इनमें से कौन सी अप्रोच बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप प्रमोट करने का काम करती है. ठीक है फ्रेंड्स. सो आस्किंग क्लोज एंडेड फैक्चुअल क्वेश्चन, तो ये तो नहीं कि बंद अंत वाले तय आधारित प्रश्न पूछे. नो. हेल्पिंग स्टूडेंट डेवलप हाइपोथेसिस, हाँ कि बच्चों के अंदर हाइपोथेसिस परिकल्पना का निर्माण करने में उनके विकास करना, उनकी हेल्प करना. इनकरेज कन्वर्जेंट थिंकिंग, नहीं. अभी सारी चिंतन नहीं, अब सारी चिंतन होता तो हाँ. टीचिंग यूजिंग टेक्स्ट बुक ओनली, तो ओनली जहाँ आ गया वो तो बिल्कुल ही गलत है. तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? दिस वन. फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में के बताइएगा कि आपके कितने आंसर ठीक हुए. ठीक है, जब मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ रही हूँ तो आप अपने मन में सोचिए कि ये आंसर होना चाहिए, फिर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू स्केड्यूल ट्राइब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू. यानी जो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, जो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है. ठीक है, शेड्यूल जो ट्राइब है उनके इंक्लूजन को बेहतर बनाने के लिए क्या ज़रूरी है. टीच इन लैंग्वेज प्रिफर्ड बाय डोमिनेट ग्रुप. जो डोमिनेट ग्रुप है यानी कि वो वाली जाति है, वो वाले समूह है जो कि ज़्यादा वो जो बच्चे हैं कि जिस भाषा का वो यूज़ करते हैं. ठीक है, प्रमुख समुदाय जिस भाषा का यूज़ किया जाता है, पसंद की जाती है, उसका यूज़ करना तो नहीं. इग्नोर देयर कल्चर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, नहीं. प्रोवाइड एजुकेशन मटेरियल डेवलप इन देयर लोकल लैंग्वेज, हाँ. ठीक है, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए. मेंटेन सोशल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड देयर कम्युनिटी, तो ये नहीं. दिस थर्ड इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया आर लाइकली टू. डिसलेक्सिया की से ग्रसित विद्यार्थी के अंदर क्या होता है. शोइंग ईजनेस टू राइट लॉन्ग ऐसे, कि लंबे लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होगा, नहीं. हैव एडवांस वोकैबुलरी, तो ये भी नहीं होता. कंप्रीहेंड टेक्स्ट विद मच ईजी, यानी पाठन सामग्री को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, नहीं. उसको डिसलेक्सिया यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर है. बी रिलक्टेंट टू रीड, यानी कि पढ़ने के लिए अनिच्छुक होना, तो दिस वन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है. यानी कि अटेंशन डिफिक्ट डिसऑर्डर से संबंधित कौन सा है. हाई अटेंशन स्पैन, यानी कि बहुत देर तक वो किसी चीज़ पर अटेंशन दे पाता है. उच्च अवधान अवधि, तो बिल्कुल नहीं है. ठीक है. फिर परसिस्टेंट इम्पल्सिविटी, हाँ उसके अंदर क्या होता है, इम्पल्सिव होता है, वो आवेगशीलता रहता है, दृढ़ आवेगशीलता, इम्पल्सिव वो होता रहता है उसके अंदर. ठीक है, यानी वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता है, उसको अंदर प्रॉब्लम चलती रहती है, वो डिस्टर्ब करते रहते हैं क्लास को. फिर लो एक्टिविटी लेवल, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, नहीं क्योंकि वो है हाइपर एक्टिव है भाई वो. फिर एंडेड पेशेंस टू लिसन, यानी सुनने के लिए विस्तारित धैर्य होता है उसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं होता है. तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टनेस इज. इन जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनकी क्या प्रमुख विशेषता होती है. हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है उसके अंदर, हाँ यही होती है, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है, राइट. लैक ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की कमी, ये तो नहीं होता है. इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन स्किल, बाधित संप्रेषण कौशल, नहीं. टेंडेंसी टू कॉपी अदर आइडिया, यानी दूसरे के विचार को नकल करने की प्रवृत्ति, नहीं क्योंकि वो गिफ्ट स्टूडेंट है, तो अपनी उनके तो खुद के विचार होते हैं. तो फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग बिकम अ बैरियर फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट. यानी कि जिन बच्चों को आंखों से दिखाई नहीं देता, विजुअली वो चैलेंज है, डिसेबल है, उनको इनमें से कौन सा जो है बैरियर का काम करेगा, यानी उनकी हेल्प नहीं करेगा, उनके लिए बाधा बनेगा. ऑडियो टेप नोट, तो ये तो नहीं बनेगा बाधा, क्योंकि विजुअल इम्पेयर्ड है, ऑडियो को यूज़ करेंगे तो वो बाधा नहीं बनेगा. उसने बोला कि बैरियर बनेगा. ठीक है, बाधा बनेगा. ब्रेल बुक, नहीं ये भी नहीं बनेगी, क्योंकि ब्रेल बुक में क्या होता है, डॉट 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 वाले वो होते हैं, ब्रेल लिपि होती है, जिसको हाथ रख के पढ़ सकते हैं, मुझे रख के पढ़ सकते हैं. वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ विजुअल एड, जो विजुअल एड है उसको जो है वर्बली डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन देना, तो ये भी नहीं बनेगा. रिटन और प्रिंटेड मटेरियल, हाँ रिटन और प्रिंटेड मटेरियल उनके लिए बाधा बनेगा, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ टीचर शुड प्रेजेंट द कंटेंट टू बी टॉट इन द फॉर्म ऑफ कनेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज मेथड, ठीक है। तो यानी कि शिक्षक को जो विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंध और संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। फिर है लर्निंग इज पैसिव प्रोसेस, क्या तर्क देता है क्योंकि अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो सेकंड तो बिल्कुल गलत है, आर ए जो है ठीक है। फर्स्ट है बोथ ए एंड आर ट्रू, तो ए एंड आर दोनों ट्रू नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट, तो जहाँ पे ट्रू आ गया दोनों ट्रू है तो ये तो है ही नहीं है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, दिस वन इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। बोथ ए एंड आर फॉल्स तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ कॉग्निशन मेमोरीज, यानी संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति क्या है, मेमोरी क्या है। कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन बट इनकैपेबल ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी निर्माण करने में तो सक्षम लेकिन विवेचना करने में सक्षम, तो ये नहीं है भैया, ठीक है। वो कंस्ट्रक्ट तो कर पा रही है पर विवेचना नहीं कर पा रही, इनकेपेबल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रही है, ठीक है। फिर है कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल एज इंटरप्रिटेशन, हाँ निर्माण और विवेचना दोनों में सक्षम होती है। कैपेबल ऑफ इंटरप्रिटेशन बट नॉट कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ये भी नहीं है। कैपेबल ऑफ नैदर, यानी दोनों में से किसी के लिए भी कैपेबल नहीं है, ना तो कंस्ट्रक्शन के लिए ना ही इंटरप्रिटेशन के, तो ये भी गलत है, तो दिस वन इज करेक्ट आंसर। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग गाइडलाइंस, इनमें से कौन से इनमें से अधिगम दिशा निर्देशों में से के लिए कौन सा सार्वभौमिक अधिकल्प का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लर्निंग गाइडलाइंस का पार्ट इनमें से नहीं है, यूनिवर्सली डिज़ाइन जो होते हैं नहीं है। नॉट मल्टीपल मीन्स ऑफ इंगेजमेंट, यानी कि सहभागिता में बहुविधि साधन है, हाँ ये हो सकता है। मल्टीपल मीन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव के बहुविध तरीके, तो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है भाई, ठीक है। लर्निंग गाइडलाइंस अलग मल्टीपल होनी चाहिए ताकि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें, भेदभाव कर सकें, तो ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा क्योंकि उसने पूछा कि नॉट अ पार्ट, ठीक है। फिर भी हम दो और पढ़ लेते हैं। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हाँ ठीक है, प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, रिप्रेजेंटेशन के बहुत तरीके। मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ कि भाई अभिव्यक्ति के बहुत तरीके, हाँ ये हो सकता है। तो सेकेंड वाला जो है इसका पार्ट नहीं होगा, इसलिए दिस वन इज आवर राइट आंसर क्योंकि उसने पूछा कौन सा नहीं होगा। फिर है इन ऑर्डर टू प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय लर्नर्स अ स्कूल शुड प्रमोट डैश पैडागोजी, यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि हम यहाँ पे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो स्कूल को कौन सी पैडागोजी यूज़ करनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर, एग्जाम सेंटर, टीचर सेंटर की टेक्स्ट बुक सेंटर। हम सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, चाइल्ड सेंटर पैडागोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ कॉग्निशन मेमोरी, हाँ ये तो मैंने पढ़ लिया ना, कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन बट इनकैपेबल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसमें था दोनों वाला, कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल एज इंटरप्रिटेशन, ये क्वेश्चन ना बेटा रिपीट हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनमें से कौन समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। कौन सा समस्या में समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को प्रमोट करता है। एनालॉजिकल थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस, आप देखिए एनालॉजिकल थिंकिंग तो अनुरूपतात्मक चिंतन, यानी कि एक प्रॉब्लम में जिस सॉल्यूशन का हमने यूज़ करा है उसको जो है उस सॉल्यूशन को यूज़ करना दूसरे प्रॉब्लम में, ठीक है। जब हमने जिस मेथड का हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया था उसी मेथड का दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना, ट्राई करना उसको। फंक्शनल फिक्सनेस, कार्यात्मक स्थिरता तो ये कभी नहीं हो सकता, जहाँ पे फिक्सनेस आ गया ओनली आ गया वो वर्ड हमेशा क्या होता है गलत। रिस्पॉन्स सेट, यानी कि प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, कि रिस्पॉन्स को सेट कर देना कितना यही रिस्पॉन्स आना चाहिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन तो हमेशा ही गलत होता है। फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। जिज्ञासा तो है भाई, रुचि होना ये भी है। स्पष्टता के लिए चाहत, हाँ कि हाँ अर्स्ट फॉर क्लैरिटी। पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना तो ये नहीं है, ठीक है। स्ट्राइविंग फॉर प्राइज जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। फिर है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशन इज़ नॉट करेक्ट, इमोशन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। इमोशंस इन्फ्लुएंस इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल, मतलब संवेग कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करता है, ठीक है। यानी कि इन्फॉर्मेशन को हम किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने जब इमोशनल वाली थ्योरी बताई थी ना तो उसमें बताया था कि हमारे इमोशन हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी थिंकिंग को जानना समझना, हमारे थिंकिंग की करने की क्षमता को भी इफेक्ट करते हैं। जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, हम टेंशन में होते हैं तो हम करेक्ट आंसर नहीं सोच पाते। जब हम स्ट्रेस लेते हैं, हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, तब हम ध्यान लगा के नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, हमें चीज़ें याद नहीं होती है। तो ये जो इन्फ्लुएंस करता है तो ठीक है, इसने बोला है कि नॉट करेक्ट है।
इमोशनल डेवलपमेंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि जो इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट से जो है प्रभावित होता है, तो ठीक है। इमोशनल एंड कॉग्निशन आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इमोशनल जो है और हमारे संज्ञान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र है, तो ये वाला जो करेक्ट नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से तो यही आंसर होगा। फिर इमोशनल इन्फ्लुएंस मोटिवेशन ऑफ लर्निंग, हाँ इमोशन जो है अभिप्रेरणा को प्रभावित करते तो ठीक है। इसने बोला जो करेक्ट नहीं है वो कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इमोशन और कॉग्निशन का जो है बहुत ज़्यादा गहरा संबंध होता है। जब हम बहुत हमारी इमोशन सही होंगे, हम हैप्पी फील करेंगे अंदर से, तभी हम जो हमारा संज्ञान भी अच्छा होगा, तभी हम अपना दिमाग भी लगा पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज़ मोर इफेक्टिव इफ़, सीखना अधिक प्रभावी होगा कब? कंटेंट इज़ रिलेटेड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस, हाँ देखो इसने फर्स्ट ऑप्शन ही कितना अच्छा दिया है, जब कोई भी कंटेंट रियल लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड होगा। मटेरियल इज़ टू अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स, नो। कंटेंट इज डिलीवर्ड इन डिसकंटेंटेड चंक्स, यानी विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से खंडों में पढ़ाया जाए, नो। प्रीवियस नॉलेज इज नॉट एक्टिवेटेड, तो नहीं। तो क्या होगा, जब हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे का अधिगम क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। फिर टू क्रिएट अ कंडेसिव लर्निंग एनवायरनमेंट टीचर शुड, यानी कि एक अनुकूलित एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के टीचर को क्या करना चाहिए, फोस्टरिंग कोलैबोरेटिंग अमंग स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, बच्चे मिलजुल कर सीखे, हाँ तो ये करना चाहिए। लो हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, बच्चों से जो बहुत कम अपेक्षा लगाए, भाई क्यों लगाए, जब टीचर बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दे रही है, तो टीचर की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है। अवॉइड गिविंग मास्टर ओरिएंटेड फीडबैक, तो ये भी गलत है। नॉट गिविंग एनी ऑटोनॉमी टू स्टूडेंट, ये भी गलत है, तो दिस वन इज़ करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, थोड़ा भी समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।